आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई है कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के वार्ड नंबर 5 और दीगर वार्ड्स के बलदियाती उम्मीदवारों की तायद में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मशहूर MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज ज़बरदस्त मुहिम चलाई और लोगों में शऊर उजागर किया कि मिल्लत इस्लामिया के साथ साथ मुल्क के दीगर तबकात की नुमाइंदगी करने वाली जमात के रहते हुए आज मुल्क का क्या हाल है। लिहाजा अगर ये जमात नहीं होती तो मुल्क के सारे बिछड़े तबकात का क्या हो सकता था। इस सिलसिले में सभी को सोचने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया। लेडीज उधर की गली में वहाँ निकलते खास तौर से आपकी सबको बताना सबको ले जाके डाली वोट डालना मैं याद से 22 तारीख के दिन पूरे वोट इस्तेमाल करो भाव के बच्चों के 22 को जरा याद से पूरे वोट डालना 22 को अम्मा 22 को पतंग वोट डालना याद से जरा याद से जरा 22 को याद से पतंग वोट डालना। आपकी जमात का निशान पतंग है, सालार की जमात का याद से जरा 22 तारीख के दिन पूरे लोगों को 22 के यहाँ से दुआ में रखी जरा अपनी जमात का निशान पतंग है, पतंग को डालना यहाँ से पहले के लीडर के इंशाल्लाह जरा 22 तारीख के दिन यहाँ से पतंग को डालना। जीतेंगे 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 आजू बाजू बोल दो आजू मैं यहाँ से जरा 22 तारीख के दिन पतंग उड़ डालना। शहर हैदराबाद में तेलुगु देशम पार्टी के नायब सदर अली बिन अब्दुल्ला मस्कती ने आज अपनी एक प्रेस मीट में सारे मुल्क में जहां जहां भी इंतखाबात हो रहे हैं वहां की आवाम से गुजारिश की कि बीजेपी पार्टी ने अपने बिना सर पैर के मुतनाज़ा CAA, NRC व NPR बिल्स के तहत जब आवाम के किसी भी डॉक्यूमेंट को काबिल कबूल नहीं बतलाती है तो लोग उसे वोट देकर क्यों जिताएं। लिहाजा इन्होंने सारे मुल्क की आवाम से पुरजोर अपील की कि ख़ास तौर पर बीजेपी पार्टी को वोट ना दें और साथ में बीजेपी पार्टी की साबिक़ा चालाकियों का भी तस्करा करते हुए इन्होंने बतलाया कि जहां जहां भी EVM इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उन पर कड़ी नज़रें रखें और अगर बैलेट पेपर इस्तेमाल में लाए जा रहे हों तो जहां भी ये जमा करवाए जाएंगे उन इलाकों की कड़ी निगरानी करें, क्योंकि बीजेपी अब मुल्क में अंग्रेज़ों वाला माहौल पैदा करने में कामयाब हो गई है और आवाम को एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज
हिंदुस्तान पर में जहां पर भी इलेक्शन चल रहे हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो लोग बीजेपी को वोट नहीं डालें, क्योंकि बीजेपी को वोटर आईडी से ताल्लुक नहीं है, आधार कार्ड से ताल्लुक नहीं है, पासपोर्ट से ताल्लुक नहीं है, तो फिर उनको वोट डाल के फायदा नहीं है। बीजेपी को हटाना है, क्योंकि ये लोग आज हिंदुस्तान को बर्बाद करके रखे हैं और साथ ही साथ हर जो चीज, असल चीज को जो छोड़कर दूसरे मुद्दों पर लाकर एनआरसी और एनपीआर, सीए जो लाके कानून लाना चाह रहे हैं और कानून जो आ गया है, इसके बरखिलाफ हम लोग बीजेपी को बायकॉट करेंगे। ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये खतरे की घंटी है। इन लोग के ऊपर भी बीसी हो दो, एससी हो दो, एसटी हो दो, सबके ऊपर असर पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान भर में इनके ऊपर असर, सबके ऊपर असर पड़ने वाला है। और ये कानून जो है, ये आने से आप लोगों का जो कोटा है, कोटा सिस्टम है, वो भी पूरा बर्खास्त हो जाएगा और इससे पूरा को नुकसान है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि जितने भी हिंदुस्तान में जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है, वहां पर बीजेपी का बायकॉट करें और जो भी दूसरी पार्टी, जो भी सेकुलर पार्टी है, उसको वोट डाल के जिताइए। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज अपनी पार्टी ऑफिस में बल्दी इंतखाबात के लिए पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और मीडिया को मुखातिब करते हुए वही अपना पुराना रोना रोया कि बीजेपी पार्टी की क़यादत में मुल्क में ज़बरदस्त तरक्की हुई है। GDP अगर गिर जाता है तो उसकी मर्जी, लेकिन बल्दिया इंतखाबात में आवाम अगर बीजेपी को ला लेती है तो ठीक उसी तरह की तरक्की रियासत में भी आ जाएगी जिस तरह की अभी मुल्क में चल रही है। साथ ही इन्होंने एक अछूता फार्मूला भी समाज को दिया कि कांग्रेस को वोट देते हैं तो TRS कामयाब हो जाएगी और अगर TRS कामयाब होती है तो कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत होते हैं। लिहाजा बीजेपी को वोट देते हुए मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वही हालात कम से कम रियासत के बल्दिया में फिलहाल ला दिए जाएंगे। నమస్కారాలు। రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్ళీ ఎందుకు ఓటు వేయాలి అనే నినాదంతో భారతీయ జనతా పార్టీ టీఆర్ఎస్ పాలన మీద ఒక ఛార్జ్ షీట్ తయారు చేసి ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజల యొక్క ఓటు బీజేపీకి ఎందుకు వేయాలని ప్రచారంతో ప్రధానంగా ఈ అంశాలను చర్చనీయాంశం చేస్తూ ఉన్నాం। రాష్ట్రం ఏర్పడి 6 సంవత్సరాలుగా వస్తూ ఉన్నది। ఈ 6 సంవత్సరాల్లో అనేక పర్యాయాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగి ఉన్నాయి।
అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు, పంచాయతీ, పట్టణాలకు, జిల్లా పరిషత్తుకు మధ్య మధ్యలో ఉప ఎన్నికలు, ప్రజలు 6 సంవత్సరాలుగానే టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓటు వేస్తూ కేసీఆర్ యొక్క మాయమాటలు నమ్మి टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज टीआरएस भवन से एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी अजलाओं के बल्दियाती उम्मीदवारों और इंचार्ज बनाए जाने वाले एमएलए से बातचीत करते हुए अब तक की कारकर्दगी का जायजा लिया और आगे की हिकमत अमली में सभी को बहुत सारी हिदायत जारी की। बीजेपी के साबिका मरकजी वजीर महेश शर्मा ने आज हैदराबाद के एक दिन के तूफानी दौरे में पार्टी ऑफिस की एक प्रेस मीट में अवाम को समझाने की कोशिश की कि मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया सीए, मुनासी व एनपीआर बिल्स के खिलाफ में सारे मुल्क में जो एहतजाज चल रहे हैं वो किसके लिए मुज़िर हैं, इन्होंने सवाल किया। हालांकि मुल्क के सैकड़ों दानिश्वर इस सिलसिले में सैकड़ों तबसरे कर चुके हैं। शायद इन तबसरों के साथ साथ मुल्क की आवाम का एहतजाज भी अभी तक बीजेपी पार्टी तक पहुंचा ही नहीं है। आगे बतलाया गया है कि इनका एक जलसा हैदराबाद के देरीना फसाद से मुतासरा इलाके छतरी नाका के एक शादी खाने में एहतमाम किया गया है, जहां शरीक होकर मुतनाज़िया बिल्स के सिलसिले में ये क्या समझे हैं वो आवाम को समझाएंगे। All of us know that what is CA by now. How come this story of CA started? Why this confusion about the people? The opposition should play a role of a constructive opposition rather than a destructive opposition. This story starts somewhere from the First World War in 1918 or so and continued, where this crisis of identifying people of which country's citizenship people are. Some people fought for France, some people fought for UK, then they were war prisoners. So the story started that time back. India faced this problem in 1947. The people were identified. We never wanted, the country never wanted this division on the basis of religion. That was the agony. Country divided, but on the basis of religion, this division was not accepted. And after acceptance of this, about 1/3 of the land went to the countries Pakistan and now a part of Bangladesh also. I'll put some few questions through you to all those people, those who have been opposing it. I wish if they can answer it. So this division happened. A father has a 15 acre of land, 10 acre remained with India, 5 acre went to, the 1/3 of the land went to Pakistan, which further divided. Now people there, they want to leave their land there and want to come back to this place. Is it justified? एक फादर का 1/3 हिस्सा लैंड का, इंडिया का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को चला गया और 2/3 हिस्सा यहाँ पर रह गया, उसका बांग्लादेश बना. At that time our country's population 75% were Hindus, 23.4% were Muslims and about 1.7 odd percentage were other religions. Have we maintained that 75% Hindus today? Is there not an outburst of the population in those part of country? There were 23% Muslims in Pakistan at that time. That ratio has come down to 1.76%. With odd sum about 130 crores of India, 20 crores of
Pakistan and same around 18 crores of Bangladesh, this ratio of 75% is not there. This imbalance can cause disturbance. Now question is, once part divided and those three countries, the Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, they didn't declare them as a secular country. They declared themselves as Islamic countries. They tagged themselves as Islamic countries. We are almost about 80 to 90% of the population is Muslims. More number of Muslims are living in this country even than Pakistan. More number is living in this country than Bangladesh. So we are a bigger house for Muslim brothers and sisters here. Now what is the agony? What is the pain? As every country in the world doesn't have a system of defining citizenship. They have, every country in the world. There are 56 Muslim countries. Question arises, why this bill was called at this time? Why? When it was lying dumped for last almost 65 years or so, after 1955 when this act came, this was lying cool. Why this initiative needed to be tagged? All those people who are living in this country, they were labeled as illegal migrants. कितना बुरा लगता है कि अगर फादर को कहा जाए कि ये इस फादर की इलीगल अवैध संतान है, वो लोग कितना पेनफुल है ये सुनना। इस दाग को खत्म करने के लिए एक सरकार आई, एक नेता आए, उनके सहयोगी के रूप में गृह मंत्री मिले, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने आज वो फैसले लिए हैं जो इस देश के भाग्य विधाता बनेंगे। जो लोग इस देश में अपीजमेंट किसी का कास्ट का भी कर रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं। जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं, एक तरफ वो सेक्शन 14 की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपीजमेंट करते हैं। मैं किसी से भी बहस करने को तैयार हूं, रोज बहस करते हैं। उसी पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी साहब अकेले खड़े हो जाते हैं, कभी कभी तो उनके साथ दूसरा व्यक्ति भी नहीं मिलता वहां पर। उन्हें तो बहस करनी है, क्योंकि एक रिलीजन का लीडर प्रूव करना है उनको कि तुम्हारा मसीहा मैं हूं, इस धर्म का, इस रिलीजन का मसीहा मैं हूं। ये फाइट चल रही है आपस में। दिस कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन कि हु इज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स। मायावती बहन जी सेज आई एम द लीडर, ओवैसी साहब सेज आई एम द लीडर, मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी सेज आई एम द लीडर, कांग्रेस सेज आई एम द लीडर। दैट कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन, एंड what for that competition is कि who is the leader of this vote bank which they have been reigning for last decades. Their interest is not that the country should go ahead. Country should go ahead. अब सवाल ये है कि वहां से ये लोग, जो लोग 20 लाख 25 लाख लोग जो अवैध का संतान का हक ले रहे हैं, उन्हें देश की विकास धारा में पार्ट नहीं मिल रहा है। क्या उन पर से ये दाग हटाना, जिसके लिए हिम्मत चाहिए थी, करेज चाहिए था। बहुत नेता करना चाहते थे, नेहरू जी भी करना चाहते थे 1950 में, मनमोहन सिंह जी भी कहना चाहते थे, राजीव शुक्ला जी ने भी कहा है, सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक जोड़ी ने इसकी स्थापना करी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की जोड़ी ने। उस जोड़ी ने जो ये शुरुआत की थी, उसको अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की जोड़ी ने उसे आगे लेकर गए, और आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उस काम को पूरा कर रही है जिस सपने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान दे दी थी। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से, क्या किसी ने यह सोचा था कि कश्मीर का इशू 370, 35A इतने इजीली सेटल हो जाएगा? अपनी जनरेशन में मैंने भी नहीं सोचा था।
मैंने भी नहीं सोचा था, चाहे कोर्ट ने किया, लेकिन कोर्ट ने भी किया। आज राम मंदिर का इशू सेटल्ड है, मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव एक्सेप्टेड इट। आज सीए का इशू आ रहा है, सिटीजन इंटरेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में बना, हमने अमेंडमेंट किया है, बिल बना, वहां यह सिद्ध हुआ कि पार्लियामेंट को पावर्स हैं इस पर सिटीजनशिप डिफाइन करने के लिए। और जब सिटीजनशिप डिफाइन हो गई तो सिटीजनशिप डिफाइन होने के बाद लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, जहां हमारी मेजॉरिटी नहीं है। क्या उससे भी कोई चीज ऊपर है? क्या कुछ लोग अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझते हैं? Does some people consider them above democracy, above the constitution of this India? Supreme Court passed order for Ram Mandir. It is accepted. Who is above that? Who is above the parliamentary system? Are there some people, or is there any one person who is above that? But yes, they know that if they had some vision, they have got some points to discuss it. Some points to discuss it. Why didn't they discuss it in the parliament? Parliament is the floor to discuss it, to debate it. To damage the property of nation, this is not the place. To throw stones of our policemen. Who are the policemen? Are they not Indians? Are they Pakistanis? To attack on them, is it called for? It cannot be accepted. 3 talaq. It was a black spot on our democratic system and on the respect of the Matra Shakti, the females. This government took a decision. This government took a decision on GST. Congress says we initiated it, but you could not complete it. You will always keep on saying this. %10 reservation was given. Everybody talked of. Yes, a strong leadership gave it. This is the way how the country should go ahead. Now, friends, the question is, I need not tell about what is, it will be a repetition. You all are much more knowledge than me about the CA. Through almost everything you all know about. But can I question all those opposition people, those who are doing these activities, that what business they have to oppose a issue which has been passed by the 2 parliament in Lok Sabha and Rajya Sabha? We are not in majority in Rajya Sabha. देखिए, ओवैसी साहब पूरी पार्लियामेंट में अकेले खड़े होते हैं। क्या हम जो 135 करोड़ देशवासी हैं उनमें से एक भी मुस्लिम को छू रहे हैं? क्या बताएं ओवैसी साहब, इस बात का जवाब दें। 135 करोड़ देशवासी, जिसमें मुस्लिम भाई भी करीबन 15, 16, 18% जो भी परसेंटेज है, हमने उनकी नागरिकता की बात नहीं करी है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी नागरिकता की बात करी है। और ओवैसी साहब क्यों नहीं बात करते कि रोहिंग्या मुसलमानों को 56 देशों के अंदर बांट दिया जाए, जो 56 मुस्लिम देश है? क्या भारत ही कोई धर्मशाला है, या भारत कोई ऐसे लोगों का ठिकाना है? तो ओवैसी साहब का एक ही रट है, उनका कंपटीशन मुस्लिम नेता बनने का है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े मसीहा ओवैसी साहब हैं। उनकी सोच कहीं देश को एक मुट्ठी में बांधने की बात नहीं करती है। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में उठाई थी और पार्लियामेंट में उसका जवाब उन्हें मिल गया था। सर, ये बात आप आम जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? शाहीन बाग में इतने लोग सड़कों पर इतने दिन से हैं, हैदराबाद में रैलियों में रैलियां, दूसरे राज्यों में नहीं कर रहे। आम जनता क्यों, ये धरना करने वालों क्यों आप नहीं समझा पा रहे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं आपके बीच में इसीलिए हूं कि आप प्रेस के लोगों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं, मैंने जवाब उदाहरण दिया कि एक मजदूर जो मेरे यहाँ 400 रुपए रोज पे काम करता था, 600 रुपए रोज पर वो जाकर शाहीन बाग के धरने पर बैठता है। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कहां गए थे? बोले मुझे 600 रुपया रोज मिला था, मैं शाहीन बाग के धरने पर गया था। आपको सबको पता है कश्मीर के अंदर पत्थर फेंकने वालों के दर भी आपको पता है, पत्रकार बंधुओं, कि उनको 500 रुपया रोज मिलता था।
सबको पता है, कोई 490 नहीं कहता था, कोई 600 रुपया नहीं कहता था। सबको पता है कि उनको 500 रुपये जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने ही बताया कि हमें 500 रुपया रोज मिलता था पत्थर फेंकने का। आज देश के अंदर उन लोगों के जज्बातों को साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी गंगा जमनी तहजीब की फिजा को खराब ना करें वो लोग कहीं ना कहीं देश के लोग उन्हें धिक्कारेंगे आने वाले समय के अंदर। और आज कुछ लोगों को बरगलाना कभी कभी आसान होता है, एक ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप के बीच में जाके बात समझाना। मैं तो पूछना चाहता हूं ना, कोई जवाब पूछे ना कोई। हमने भी शाहीन बाग जब मालूम किया तो जैसा बता रहे कि वो लेबर थे जो 400 मिलते थे जहाँ पर 600 मिल रहे हो, तो वो भी तो लेबर ही है, वो भी जाके हक मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने शाहीन बाग में बात की जितने भी, तो वो भी तो मतलब जितने हिंदुस्तानी है जो अपनी फैमिली से आ रहे हैं, जो मतलब अपना काम छोड़ के अपना घर बार छोड़ के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान से नहीं, मतलब देखेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, यूएसए देखेंगे, तकरीबन जो मुल्कों में भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो मुस्लिम जो उन देशों की कहानी है, उन देशों की कहानी को हम अपने से ना जोड़ें। उन देशों की कहानी में भी वही लोग हैं, वही गिने चुने 10-20 लोगों को जिनकी फोटो वो खिंचवाने की 10 के 100 गिनवा दें, कितने गिनवा दें, ये वही लोग हैं जो वो देश के वर्ल्ड के कोने कोने में फैले हुए हैं। हर देश की अपनी नागरिकता है, वो नागरिकता यहां नहीं मांग रहे हैं, वो नागरिकता वहां मांग रहे हैं। हर देश, तो वहां के लोगों की वो वहां की समस्या है, नागरिकता की समस्या उनकी यहां की नहीं है। अगर वो इस देश में नागरिकता आए तो हमारा 1955 का नंबर 5, नंबर 6 और नंबर उस धारा के तहत वो नागरिकता ले सकते हैं, ले अप्लाई करें। वो तो, लेकिन वो बायस लोग हैं, वो लोग इन हमारे ओबैसी जैसे नेताओं के बरगलाए हुए लोग हैं, और कोई लोग नए नए उन लोग नहीं है। वो ओवैसी जी ऐसी काम में लगे हुए हैं, उनका कंपटीशन और पार्टियों के उन नेताओं से है जो मुस्लिमों के मसीहा बनना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। उन्हें पता है वो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको किस तरीके से? एक मिनट, मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया। तिरंगा हाथ में लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? हाँ, देखिए, वहां जो आप नारे सुनते थे, हमें चाहिए आजादी, आपका प्रधानमंत्री आजादी देना चाहता है गरीबी से, आपका प्रधानमंत्री आजादी देना चाहता है भ्रष्टाचार से, और तिरंगा पकड़कर किस चीज की आजादी मांग रहे हो? मैं आपसे सवाल पूछता हूं उनसे कि अगर आजादी ना होती तो क्या कोई ऐसी आवाज उठा सकता था? क्या किसी डिक्टेटर कंट्री के अंदर क्या कोई ऐसी आवाज, सबको खुली आवाज आती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। अगर आजाद देश नहीं होता तो किसी की कहने की हिम्मत पड़ सकती थी ये कहने की? क्या कोई देश जहां आजादी नहीं होती उसको इतनी आजादी मिल सकती थी? कोई देश के टुकड़े करेगा? भारत मां के टुकड़े करेगा? क्या हम ये सब स्वीकार कर सकते हैं कि भारत मां के टुकड़े हो जाएंगे? वो टुकड़े कहने वाले, जो भारत मां के टुकड़ों की सोच करने वाले लोग हैं, वो खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। भारत मां मजबूत है, अब एक स्ट्रांग लीडरशिप हमारे पास है, और 135 करोड़ देशवासियों की ताकत, जिनमें मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भी हैं, सारी जातें, सब धर्म के लोग हैं। हम उन मुस्लिमों के प्रति, हमें कोई, उनके प्रति पूरा सम्मान है। वो देश की विचारधारा में, मैंने पूछा सवाल कि आखिरकार क्या गैस जब दी, जब आयुष्मान योजना दी, जब और सुविधाएं दी, किसानों को जब 6,000 रुपया दिया, क्या किसी से पूछा तुम्हारी धर्म क्या है, तुम्हारी जाति क्या है? ये लोग तो खाली अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था आज पूरे विश्व का एक दिक्कत है, और उस अर्थव्यवस्था में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होला। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सिस्टम ताना बाना इतना खूबसूरत बना हुआ है, मैं समझता हूं आज का विषय नहीं है लेकिन अर्थव्यवस्था, चिंता मत करिए, अर्थव्यवस्था हमारी कहीं नहीं दिक्कत होगी। कांग्रेस इसका जवाब दे कि वो अर्थव्यवस्था में